प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं और प्रैक्टिस सेट 3 के हम स्टार्टिंग के जीके क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई? 1919 में। ठीक है। महात्मा गांधी भारत कब आए? 1915 में। ठीक है। 1915 में कब? 9 जनवरी 1915 में। बिल्कुल ठीक, एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनता है ये भी। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हुई थी तो वो एक उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र चला रहे थे और वो कलिंजर का किला जीतने के प्रयास में थे। उस समय वो उक्का अस्त्र चला रहे थे, प्रक्षेपास्त्र, और वो छूटने से पहले ही फट गया था और उससे वो गंभीर रूप से घायल होकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका जो है कलिंजर में आपको ऑप्शन दे रखे, चौसा, कलिंग, कलिंजर, इनमें से कोई नहीं। तो कलिंजर का किला जीतते वक्त ये घटना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? किस वंश का? नहीं, चालुक्य तो 2 चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य है, वातापी के चालुक्य है, वातापी के चालुक्य। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय जो है वातापी के चालुक्य वंश के शासक थे। दक्षिण के बहुत प्रतापी शासकों में से एक व्यक्ति है। ठीक है। दक्षिण का लगभग पूरा भाग इनके अधिकार क्षेत्र में था। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य वाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? एक महिला थी जिसने वेद के कुछ मंत्रों की रचना करी। उसका नाम आप सुन लीजिए, लीलावती, सावित्री, गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा। नहीं, ये तो इनमें है। बोलो। लोपामुद्रा थी जिसने वेद के कुछ मंत्रों की स्थापना करी थी, कुछ रचना करी थी वेद के मंत्रों की। अगर गार्गी की बात करें तो गार्गी जो है एक विशिष्ट विषय पर वाद विवाद के लिए जानी जाती है, वो भी विदुषी महिला थी बहुत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत था? ठीक है। खानवा का युद्ध वो युद्ध है जिसमें राणा सांगा के विरुद्ध बाबर ने एक नारा दिया था। कौन सा? जिहाद का नारा दिया था। ठीक है। अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो क्या टाइम, किस टाइम हुआ था? सही कह रही है। 1525 में क्या हुआ? पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 1 साल बाद होगा उसके। ठीक। 26, 27, 28, 29 4 युद्ध लड़ेगा। पहला पानीपत का 1526 में, 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का और 1529 में घाघरा का युद्ध। और उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, याद रहेगा। चलो, मुझे लग रहा है तुम्हें खूब समझ में आ रहा है। हाँ, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी। सही जवाब है। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? मैं 4 नाम पढ़ता हूं, अब बताना कि किसने इसमें भाग नहीं लिया। पहला नाम है तात्या टोपे। दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई। तीसरा नाम है नाना साहब और चौथा नाम है टीपू सुल्तान। ठीक है। पहले तीनों सम्मिलित थे। टीपू सुल्तान का 1857 संग्राम से कोई लेना देना नहीं है और रंगपट्टम से संबंधित है, श्रीरंगपट्टम से। वहाँ और अंग्रेजों के उनके बीच में जो युद्ध हुए और अंतिम और चौथे आंगल मैसूर युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके महल के द्वार पर लड़ते हुए उन्होंने वीरगति पाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। कौन से अधिवेशन में? ठीक है। और अलग कहाँ हुए थे? ठीक है, ये दोनों सवाल सुन लो। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 में अलग हो गए थे सूरत अधिवेशन में, 6 में। हाँ, दोनों साथ में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है शायद 1 साल का दोनों में डिफरेंस हो। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों का निर्माण की देखरेख करने वाला वायसराय कौन था? ठीक है,
लॉर्ड माउंटबेटन को ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन का अधिकार मिला था, उसने इनका विभाजन करा, दोनों शांति से दोनों की सीमाओं का निर्धारण हो, इस बात की निगरानी का दायित्व जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी दो नदियां बनाती है? ठीक है, पहले तो सवाल यह है कि वो डेल्टा है कौन सा? सुंदरवन डेल्टा है। भारत से जाएगी गंगा और ब्रह्मपुत्र आएगी होती हुई बांग्लादेश से, और ये दोनों नदियां मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कह देते हैं, उसके अलावा सुंदरवन का डेल्टा भी कह देते हैं। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी से, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्सेप्टेड सवाल है, बहुत पूछी जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? वायुमंडल में अगर सभी गैसों को देखा जाए तो सबसे अधिक कौन सी गैस विद्यमान है? नाइट्रोजन कितना? ऑक्सीजन 21 पॉइंट समथिंग, और अगर CO2 की बात करें तो कितनी? 0.003 है। हाँ, ध्यान रखना, CO2 है 0.003, 21 पॉइंट समथिंग है ऑक्सीजन, और 78 पॉइंट समथिंग है आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला और सबसे नवीन? ठीक है, दोनों पर्वत श्रृंखला हमारे पास है भारत में। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय, और सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा भारत में कृषि आय कर लगाया जाता है। मैंने आपको समवर्ती सूची पढ़ाई थी, तब मैंने पढ़ाया था कि कृषि आय कर कौन लगा सकता है। तो भारत में कृषि आय कर केंद्र सरकार, स्थानीय सरकारों द्वारा, केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा? हाँ, राज्य सरकार। मैं बात कर रहा हूं कृषि कर की। कृषि कर केवल राज्य सरकार लगा सकती है, ध्यान रहे आपको। ठीक है, नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? जो भारत की नई आर्थिक नीति है उसका संबंध उदारीकरण, निजीकरण व विश्व व्यापारीकरण, इन तीनों बातों को केंद्र में रखकर किया गया है। ठीक है, उदारीकरण, विश्व व्यापारीकरण और निजीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, कम से कम पहली 5 आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो उद्योग के लिए जानी जाती है। ठीक है, अगला है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? बहुत आसान है, बलवंत राय मेहता समिति थी। भारत में पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय समिति थी उसका प्रस्ताव और उसकी रूपरेखा बलवंत राय मेहता समिति द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, हाँ, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है ये कह लो आप? जबलपुर में स्थित है। ध्यान रखना, जबलपुर में। महाराष्ट्र में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? उन स्टेट की तो कम से कम याद कर लेना जहां हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनकी कम से कम आप याद कर लें। ठीक है, उनकी आप लोकसभा की भी और विधानसभा की भी दोनों याद कर लें। महाराष्ट्र में 19, ठीक है, ये लोकसभा की 19 सीटें हैं, विधानसभा की भी आप याद कर सकते हैं। अगला देखिए, मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति का अधिकार कब अलग हुआ? कब? टाइम पीरियड 78, 1978 में। हाँ, भारत में संघ राज्यों की संख्या, टेरिटरी क्षेत्र कितने हैं? 8 है। ध्यान रखना, मैं फिर लगातार बोल रहा हूँ, 28 + 8 का कॉम्बिनेशन है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये आपके दिमाग से स्लिप नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना है 28 + 8 का कॉम्बिनेशन। ये राज्य है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, तारों का, ये जनरल साइंस से आ गया है, तारों का टिमटिमाना किस प्रकार की घटना है? कारण? नहीं, हाँ, नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना। तारा
या दूर स्थित कोई प्रकाश हमें टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है हीरे का चमकना, अगर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जानना है। उसके अलावा आपने कहा, आपने कुछ बताया था, क्या बताया था? तारे का ताप। तारे का ताप तारे के कलर, रंग से संबंधित है। ठीक है, जैसा तारे का रंग होगा ऐसा ही फिर उसका टेम्परेचर डिसाइड कर लेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रखा पीतल मिश्र धातु है, घटक है किन दो धातुओं का? तांबा। तांबा और जस्ते से पीतल बनता है, बिल्कुल ठीक है। अब ये सवाल आ गया जो मैंने आपको आज पढ़ाया। इसमें दे रखा है, इसमें आपको एक टेबल दे रखी है। टेबल ये है कि सही उत्तर के साथ सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, इन सूचियों में एक तरफ आपको विटामिन B1, B2, B6 और B12 के नाम दे रखे हैं। दूसरी तरफ आपको दे रखा है पायरिडिक्सिन, साइनोकोबाल्मिन, थायमीन और राइबोफ्लेविन। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आराम से आप, गलत नहीं है, ये मैच करने हैं सारे, एक दूसरे से क्रॉस मैच करने हैं तो सारे मैच हो जाएंगे। आपको याद रखना है बस, थाई रानी की पैंट पाई बाई गई फंस। अगर ये आपको याद रहा तो सारे मैच कर लोगे आप। थाई से पहला B1 बनेगा, फिर की आपका साइलेंट हो जाएगा, रात से राइबोफ्लेविन बन जाएगा यानी B2, फिर नी4, नी से बन जाएगा B3, फिर पाई से बन जाएगा, सॉरी पैंट से बन जाएगा B5 और फिर पाई से बन जाएगा B6। ठीक है, और फिर बाई B7 बन जाएगा और फिर फर्स्ट से बन जाएगा B11 और B12। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है कि ECG से किसकी गतिविधि दर्शाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे बोलता है कि भाई इसका ECG कराओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये किस चीज़ का जांच करता है? ये हृदय की जांच करता है। ECG इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, ये हृदय की जांच करता है। आपकी ग्रेडिंग निकल के आ जाएगी। तो इसमें आपसे पूछा गया किस चीज़ की जांच करता है? मस्तिष्क की, हृदय की, फुसफुस की या वक्र की? तो ये हृदय की जांच करता है। बॉडी का अंग है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम, इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोल रहे, बॉडी का अंग जो हमारे इंटरनल बायोक्रोड से छान के चीज़ आगे अंदर वो जिससे जारी होकर उसे फुसफुस बोलते हैं। ठीक है, छलनी नहीं, छलनी तो नहीं बोल सकते आप। ठीक है, अब चलते हैं मैथ का क्वेश्चन आ गया आपका। मैथ के क्वेश्चन में लिख रहा बोर्ड पे, जरा आप देखिए। क्वेश्चन है 6 संख्याओं में 5 संख्याओं का योग। छठी संख्या का 7 गुणा है। 6 संख्याओं में 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुणा है यदि उन संख्याओं का औसत 136 है। हाँ, तो छठी संख्या बताओ। क्वेश्चन पढ़ो, समझो और बताओ मुझे समझ में आया क्या। 6 संख्याओं में से 5 संख्याओं का योग छठी का 7 गुणा है। ठीक है, तो 6 संख्या थी, मैंने छठी तो यहां लिख ली, 6वीं, और 5 लिख ली मैंने यहां, 5 संख्या। कोई दिक्कत? या मैं ये कह सकता हूं कि 5 संख्याओं का योग मैंने मान लिया P है। ठीक है, तो कह रहा कि 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुणा है। तो इसका मतलब है कि जो छठी संख्या है वो हो जाएगी P/। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या नहीं? मैंने मान लिया 5 का योग है P और उन्होंने कहे छठी का 7 गुणा है तो छठी होगी P/7। इन सब का जोड़ 136 है, एवरेज औसत, तो इसमें 6 से गुणा कर दो। बोलो समझे कि नहीं? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ 7
एलसीएम लेंगे तो ऊपर 8p 136 मल्टीप्लाई विद 6, 8 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा? 8 से नहीं, ये कट जाएगा आपका 4 से कट जाएगा। हाँ, 8 एकम 8 और 8 से 56, ठीक है, कट गया। P इजिकल टू हो जाएगा कितना, और 7 और है तो P इजिकल टू कितना हो जाएगा? कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं हुआ हमारा? 700, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई होगी मुझे लग रहा है। फिर पढ़ते हैं जरा सवाल को। 6 संख्याओं में से 5 संख्याओं का योग, ये हो गया आपका 5 संख्याओं का योग, ठीक है। हाँ, वो छठी संख्या का 7 गुणा है, ठीक हो गया, ये तो सही हो गया। जब इनका जोड़ करेंगे तो सबके बराबर आ जाएगा, सही आ रहा है, बाकी तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया, सही है, फिट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा गया कि छठी संख्या क्या है, तो छठी संख्या क्या हो जाएगी? 6वीं संख्या आपकी है क्या? वो है p/7, यानी 714/7, 1 ये है 14, 102, तो जो आपकी छठी संख्या आ जाएगी वो 102 आ जाएगी। बोलो, समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ मुझे। नहीं है, मिटा दूँ, आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुणे का योग 11/2 है। आपसे कोई भिन्न दी गई है और उसका व्युत्क्रम इसका 7 गुणा, भाषा पर ध्यान दीजिए, एक भिन्न उसका व्युत्क्रम इसके 7 गुणे का योग है 11/2। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको दिया गया, आपको पढ़ना है। एक भिन्न उसके व्युत्क्रम के 7 गुणे का योग इतना आ रहा है, आपको बतानी है कि भिन्न क्या है। ऑप्शन क्या है आपके पास? आपके पास ऑप्शन है 7/2, ऑप्शन सेकंड है 2/7, ऑप्शन थर्ड है 3/4 और ऑप्शन 4 है 4/3। एक मेथड तो ये है कि आप इसे सोल्व करें, इन दोनों का एलसीएम p स्क्वायर 7 11/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर 14 और 11p। सोल्व करेंगे 2p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 14। एक तरीका ये है कि इसको आप सोल्व करें और इसका आंसर निकाल लें, ये तो मैथमेटिकल हो गया सिस्टम। एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन से करना शुरू कर दें। आपने ऑप्शन से ले लिया, पहले मैं नीचे से लेता हूँ 4/3 ले लिया, ठीक है। पहले मैंने 4/3 ले लिया तो 4/3 प्लस 3/4 उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अगर ये इसके इक्वल आ जाता है तो ठीक, वरना ऑप्शन गलत। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका क्या, ये 4/3 21/4, दोनों का एलसीएम आया कितना 12, ये 16 और ये कितना 43। एक्सेप्टेड नहीं है, हो नहीं सकता, ये आ जाए 11/2 के, तो कांटा फिर गया, ठीक है। इसी तरह दूसरी वैल्यू आप रखेंगे 3/4 प्लस 4/3 इंटू 7, कोई संभावना नहीं इसके आने की भी, ठीक है। इसका मतलब इस पर भी कांटा फिर गया, ठीक है। अब मैंने रखा 7/2 प्लस 2/7 मल्टीप्लाई विथ कितना 7, ये 7 से कट गया 7, 7/2 प्लस 2, दोनों को सोल्व किया, ये हो गया 4, तो 11/2 और यही आपको लाना था। इसका मतलब कि ये राइट ऑप्शन है। तो आप ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हो जाएगा इससे भी, ठीक है। 28 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका सम 11 आता हो, तो इसे 2p स्क्वायर 7 और 4 11 होता है, तो 7p 4p 14 इक्वल टू 0। यहाँ से p कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ 2p माइनस 7 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा कितना, सॉरी 7 कॉमन ले लेंगे तो 2p और 7 चौक 28 है ना, यहाँ 4 आएगा,
4 आएगा तो यहाँ से ले लेंगे हम कितना, 2 ले लेंगे और ये हो जाएगा 2p और -7, और यहाँ 2p - 7 और p - 2 = 0। ठीक है, समझ रहे? कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। ये रखेंगे तो p = 2 आ जाएगा, और इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा p = 7/2, जो आपके एक ऑप्शन में से ऑप्शन है। आप इस तरीके से बेहतर समझ गए, इससे कर लिए। जिसको ऑप्शन बेहतर बढ़िया लगता है तो ऑप्शन से कर लेना, जो मेथड आपको अच्छा लगे उसी से कर लेना। मिटा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कई लड़के ने अकाल निधि में धन जमा किया, और जो अकाल निधि में धन जमा किया वो 12,544 है। प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए जमा किए जितने लड़के थे, लड़कों की संख्या बताओ। आपसे कहा गया, क्वेश्चन आपका ये है कि कुछ बच्चों ने अकाल निधि में इतना धन जमा करा, और जितने बच्चे थे प्रत्येक बच्चे ने इतने ही पैसे जमा करे। आपको बच्चों की संख्या बतानी। एक टाइप हो गया। एक यही सवाल इस टाइप में आ सकता है एग्जाम में कि एक स्कूल की प्रेयर में बच्चे खड़े हैं लाइनों में, और प्रत्येक लाइन में इतने ही बच्चे हैं जितनी लाइनें हैं। यदि प्रत्येक लाइन में 20 बच्चे हैं तो कुल बच्चों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो आप 20 का वर्ग कर दोगे, संख्या निकल जाएगी। अगर आपको पूरे बच्चे दे दिए, अगर आपको कहा कि स्कूल की परेड में इस समय 6000 बच्चे खड़े हैं या फिर 144 बच्चे खड़े हैं, तो बताओ प्रत्येक लाइन में कितने बच्चे हैं। तो आपको उसका वर्गमूल निकालना होगा। समझ में आ गई बात? कुछ इस तरह भी सवाल आ जाता है कि पेड़ों की पंक्तियां हैं और इतनी पंक्तियां हैं पेड़ों की जितने प्रत्येक पंक्ति में पेड़ है, और आपको बता दिया कि वहाँ 12,544 कुल पेड़ है। तो बताओ कि कितनी पंक्तियां हैं या एक पंक्ति में कितने पेड़ है। सवाल समझ में आ गया? तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का तरीका है, इस तरफ से जोड़ा बनाओ, बचे हुए को छोड़ दो, उस बचे हुए पर आपको टेबल चलानी है। और यहाँ 1 की चल रही तो 1 1 जा 1, यहाँ खत्म हो गया। इस 1 का डबल यहाँ लिख लो और अगले जोड़े को उतार लो 25। इस 25 पर संभव कितनी बार चलेगा? एक बार चल जाएगा। इस 21 की उस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 4 हो गया। ठीक है, फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे 4 4, और इस 11 का डबल यहाँ लिखेंगे 2 2। ठीक है, अब देखेंगे अगर 1 जा चला दी तो कम, अगर 2 जा चला दे तो ये 4 4 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वहाँ प्रत्येक बच्चे ने 112 रुपये दिए थे, या बच्चों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो 112 है। बोलो, हो जाएगा? ठीक है, क्या कह रही? नहीं, डिवाइड करने से क्या मतलब है? या तो फिर ऑप्शन क्या, आप वर्ग करो, गुणा करो उनके आपस में। अगर आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन से आपको आने वाली संख्याओं की उसी संख्या में गुणा करनी पड़ेगी, तब आप यहां पहुंचेंगे। हाँ, ये तो मैंने सिर्फ प्रॉपर मेथड बताया। वो जो ट्रिक मैंने बताई थी, मैंने कहा था कि जोड़े बना लेना और देख लेना कि वो किसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, जो बड़ा होगा वो रह जाएगा। वो कंडीशन भी काम कर सकती है। ये तो एक प्रॉपर मेथड था कि जो मेथड है उसे सिखा दूँ। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन विशाल? बैठ जा सही तरह से, लेट मत। ठीक है, इससे ज़्यादा परेशानी ये होगी कि तुम्हें ज़्यादा अलगस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों का औसत 20 वर्ष है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु, अंतिम 3 विद्यार्थियों की
औसत आयु, औसत आयु 20 वर्ष, और प्रथम तीन की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम की आयु क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन समझो। आपको 1 2 3 4 4 विद्यार्थी दिए गए हैं। आपको दिया गया है पहले 3 विद्यार्थियों का औसत दिया गया है 20 और 20 दिया, तो इनकी कुल आयु होगी 60 वर्ष। लास्ट के 3 की आयु दे रखी है 21 थी 63 वर्ष, यानी इनकी 60 और इनकी 63। ये जो पहला विद्यार्थी है ये आपको बता दिया, खोल दिया कि 26 वर्ष का है। ये तीनों 60 के थे, पहला 26 का हो गया, तो 2 कितने के रह गए? 60 माइनस 26 माने कितना? ये तीनों 60 63 के हैं और ये 2 34 के हैं, तो आखिरी वाला कितने का रह गया? 63 माइनस, तो अंतिम विद्यार्थी 27 वर्ष का है। बोलो समझे कि नहीं समझे? कितने का? अच्छा, घटाने में गड़बड़ है क्या कुछ? ठीक है, फिर देख लेते हैं एक बार। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, समझा देता हूँ, जिन्हें दिक्कत रही हो समझने फिर समझ लो। मैं कह रहा ये 1 2 3 4 स्टूडेंट दिए, पहले 3 का औसत दे रखा 20 दिया, 60 वर्ष होगी इनकी आयु। इनका दे रखा 21 थी, ये आपको खोल दिया कि ये 26 वर्ष का है, तो 60 में से 26 घटा दो, कितना बचा? 34। तो ये दोनों 34 के हो गए। ये तीनों 63 के थे, ये दोनों 34 के हो गए, तो ये कितना बच गया लास्ट वाला? 63 माइनस 34, 63 माइनस, तो 29 वर्ष का हो गया है। बोलो समझे कि नहीं समझे? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? चलो, तुम्हें समझ में आ रहा है खूब। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर बड़ी भी है तो थोड़ा सा आपको पैशन रखना पड़ेगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, परसेंटेज से रिलेटेड है, ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है। लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। मैं लिखता हूँ, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% की, वह बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी की, तो ए और बी की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्वेश्चन देखो। ए की आय बी की आय से, शुरू करता हूं क्वेश्चन को, ठीक है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। हमने मान लिया कि बी की आय जो है वो, कुछ लोग 100 मान लेते, हमने पी मान लिया, और ए की जो आय है वो बी की आय से 40% अधिक है, तो दैट्स मीन्स कि ए की आय हो जाएगी पी का 140/100। कोई दिक्कत? इसे 1.4 पी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों की जोड़ोगे तो कुल हो जाएगी 2.4 पी। ये स्टार्टिंग की बात थी।
फिर कुछ चेंजेज हुए। चेंजेज ये हुआ कि ए की आय में 25% की वृद्धि हो गई। ए की आय कितनी थी? 1.4p। तो ए की आय अब हो गई, बाद में क्या होगी? ए की आय 1.4p, 25% की वृद्धि यानी 125/100। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है, ये 5 बार और ये 4 बार, इससे कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 0.7 बार। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 5 35, 3.5/2p बोल सकते हैं। अगर ज़्यादा होशियारी दिखाएंगे तो इसे काट दो, तो हो जाएगा 1.75p। किसकी? ए की आय। और बी की आय में, बी की आय में क्या होगी? 40% की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन कहता है बी की आय में 40% की वृद्धि, यानी बी की आय हो जाएगी 1.4p। देख लो, जब बी की आय में 40% की वृद्धि हो तभी तो 1.4p बने, और ये बना 1.75p। यानी टोटल कितना हो गया? 1.40 में 1.75 को जब ऐड करेंगे बाद में, तो बाद में a प्लस बी बन गया आपका कितना? ये 5 और ये 7 और 4 11, इतना बन गया। कोई दिक्कत? कोई चीज प्रारंभ में थी इतनी, बाद में हो गई इतनी। आपसे पूछा गया है प्रतिशत वृद्धि, मैंने आपको पढ़ाया है प्रतिशत वृद्धि होती है वृद्धि यानी इन दोनों के बीच का अंतर। यानी कि आप घटा दो 2.40 को, आप घटा दो किस में से? 3.15 में से। ठीक है, तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा आपका 0.75। ठीक है ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 0.75 बचेगा। घटा लेते हैं, 5 में से 0 गई 5, यहाँ हो गए 11, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ पे से 2, 2 में से 2 गए 0। कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? अपॉन कर देंगे कितना? जितनी प्रारंभ में वैल्यू थी, कितनी थी? 2.4। ऊपर भी पी था, नीचे पी था, वो गया कट, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। बोलो समझ रहे कि नहीं? ठीक है, अगर आप चाहो तो इन दोनों के डेसिमल को रिमूव कर सकते हो। इसके पे 2 है, इसके पे 1 है, तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगी बस। ठीक है, 5 से काट दो, 5 से कितनी बार कटेगा? 15 बार, और ये 5 से कितनी बार कटेगा? ठीक है, अब ये नहीं कट रहा है जिससे। ठीक है, तो आपके पास हो गया 1500। 1500 को डिवाइड कर दो 48 से। ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 750, और नीचे हो जाएगा 24। और भी से सोल्व करना चाहेंगे तो 750 24, 750 बटे इतना था हमारे पास। फिर काट लो इससे, किससे? 2 से। 2 तिया 6, और 2 सते 14, और 2 पंजे 10, इतने बैठता है ना। और ये कट जाएगा 12 बार, 12 से काट दो। 12 तियो 36, 1 15 हो गए। 12 एकम 12, कितने बचे? 3 30, 12 दूनी 24, कितने बचे? 6, और 12 पंजे 60। यानी कि उसमें 31.25 की वृद्धि हो जाएगी। बोलो, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो पहले अटेम्प्ट में मत छेड़ना। पहले जितने क्वेश्चन लास्ट तक पहुंचो पेपर के, और इसे आप रिंग करके छोड़ दो, बाद में आओ और इसे कर लो। ठीक है, पहले टाइम बचाने के लिए इसे छोड़ देना। खत्म करूं? ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। अब मैथ्स खत्म हो गया, अब हिंदी कुछ क्वेश्चन है। देवज्ञ क्या क्या अर्थ है? देवज्ञ आपको दे रखा है। देवज्ञ होता है देवता, गंधर्व, किन्नर या ज्योतिषी। ज्योतिषी होता है देवज्ञ। देवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी। ठीक है, अगला आपको दे रखा है पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद। ये होता है पुनः, ये पुनर्जन्म का होता है, ध्यान रखना। ठीक है, श्री गणेश का विलोम शब्द। श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना, और जब खत्म करते हैं तो कहते हैं इति श्री। हाँ, कि भाई इसका आपने देखा नहीं, इति सिद्धम। जैसे क्वेश्चन का एंड आ जाता है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है किसी चीज़ का, तो हम कहते हैं यही सिद्ध करना था, तो यानी खत्म हो गई बात। तो इति श्री होता है जब कोई चीज़ समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा एक अनसीन पैराग्राफ इंग्लिश का,
जिसे आप पढ़ेंगे और उसमें से क्वेश्चनों के जवाब दोगे। उम्मीद है कि आप पढ़ के सही सही जवाब दे लेंगे। अगला एक क्वेश्चन चलिए, अब दे रखा है द पुअर मैन वाज, एक आपको फिलिंग द ब्लैंक दे रखा है, द पुअर मैन वाज ब्लैंक है एंट्री टू दी रेस्टोरेंट। ऑप्शन आपको दे रखे हैं डिवॉइड, डिनाइड, डिक्लूड और डिविड। डिनाइड शब्द जो दे रखा है उसका मतलब होता है मना करना, डिनाई होता है मना करना, और यहाँ डिनाई की सेकंड फॉर्म दे रखी है डिनाइड। तो यहाँ डिनाइड होगा कि गरीब आदमी जो है उसमें प्रवेश करने से मना कर देता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, आपको समझ में आ रहा। अगला है द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का टाइम, उसे क्या कहते हैं हम? जैसे 100 वर्ष की कोई सेंचुरी कहते हैं। हाँ, अरे वो हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। डिसेड बोलते हैं, डिसेड, DECADE। ठीक है, ये 1 दशक को बोल देते हैं। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। अब आपको 5 लगातार प्रैक्टिस सेट में दे रहा हो, 5 शब्द देगा और उन शब्दों का सही क्रम आपको व्यवस्थित करना। मैं शब्द पढ़ रहा, पृथ्वी, शुक्र, बुध, बृहस्पति और मंगल। ठीक है, अगर आपको वो सूत्र याद है तो आप काम कर जाएंगे, अगर नहीं याद है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा आपको दे रखा है पृथ्वी, शुक्र, तीन पे दे रखा है बृहस्पति, 4 पे दे रखा है मंगल और 5 पे दे रखा है बुध। आपसे सीक्वेंस पूछेगा कि सीक्वेंस में सेट करें। अगर सूर्य से दूरी के आधार पर, या आप ऑप्शन देखकर ही समझ सकते हैं किस आधार पर इनको डिसाइड किया गया है। हो सकता है कि आप सूर्य से दूरी के आधार पर सोचते रहिए और ऑप्शन में दे रखे हो आकार के आधार पर। तो दोनों क्रम आप समझ लो। दूरी के आधार पर सूत्र हमारा है बूसु परम ब्रश आओ, ये सूत्र है हमारा। तो सबसे पहले बुध आएगा, तो बुध इसमें है, पहले 5 नंबर आ जाएगा। फिर शुक्र, बुशु शुक्र यानी नंबर 2, फिर पम प्रे पृथ्वी 1, फिर मंगल 4 और फिर बृहस्पति 3। ये क्रम हो सकता है, या तो ये क्रम होगा। अगर आकार के आधार पर आपको दे रखा है तो हमारा सूत्र है ब्रशव, प्रशु, मंबू, ये सूत्र हमारा है। ठीक है, यानी पहले बृहस्पति आएगा, बृहस्पति हमारा मतलब 3 नंबर, शनि नहीं है, अरुण नहीं है, वरुण नहीं है, फिर पृथ्वी है यानी हमारा आएगा फिर 1 नंबर, फिर हमारा है शुक्र यानी 2 नंबर, और फिर मंगल यानी कि 4 नंबर, और सबसे लास्ट में 5 नंबर। तो ये आप देखकर डिसाइड कर लेंगे ऑप्शन को कि कौन सा दे रखा है। आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसमें ये दे रखा है, मतलब दूरी के आधार पर सूर्य से। ठीक है, समझ रहे? कोई कंफ्यूजन नहीं है? वीडियो चल रही क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको दे रखा है कथन और निष्कर्ष है। कोई खास कथन निष्कर्ष नहीं दिए, आसान दे रखा, पढ़ता हूँ एक कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष दे रखा है। कथन है कुछ पौधे सब्जी हैं, कुछ पौधे को ट्री से, और सब्जी है। जब कुछ आ जाए तो थोड़ा काटता है, V फॉर वेजिटेबल। ठीक है, अब आपसे बोला गया है सभी सब्जियां विटामिन हैं, सभी सब्जियां विटामिन के अंदर आ जाएगी। ध्यान रखना, इसे इस तरह भी खेल सकते हैं, इसे टच करता हुआ पूरा पूरा, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसे। ये इसको कर दिया मैंने, विटामिन V1 लिख दिया मैंने, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको निष्कर्ष दिया है कुछ विटामिन पौधे हैं, कुछ विटामिन पौधे हैं, है क्लिक हो गया, यानी पहला तो फर्स्ट तो हमारा क्लिक कर गया,
सेकंड क्या बोल रहा है आपसे, कुछ विटामिन सब्जियां हैं, नहीं वो शीशे में देख रहा अपना वो, कुछ विटामिन सब्जियां हैं, देखो कुछ विटामिन सब्जियां हैं, है देखो सारे अंदर आ गई, तो दूसरा भी क्लिक कर गया। फिर आपसे बोल रहा है कोई भी विटामिन पौधा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, कुछ विटामिन पौधे भी है, तो तीसरा तो गलत हो गया, तीसरा तो गलत है। तो आपका दे रखा केवल, अच्छा पहले में है केवल निष्कर्ष 2 और 3 सही है, दूसरा है केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, या तो 1 या थर्ड, या केवल निष्कर्ष 1 और 3 का अनुसरण करता है। तो इसका दूसरा सही है, 1 और 2 इसका अनुसरण करता है। ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है हो जाएगा। अब आपको जो नया मंत्रिमंडल बना है हमारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तरफ हमें मंत्री दे दिए और एक तरफ हमें दे दिया मंत्रिमंडल। ठीक है, तो बस मैं जानना चाहता हूं आपकी नॉलेज के लिए, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं उनके पास कौन सा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्री। ठीक है, उसके अलावा अश्वनी वैष्णव के पास क्या है, क्या है, रेल मंत्रालय है। ध्यान रखना, इसे पढ़ लेना, बहुत लूज पॉइंट हो जाएगा अगर आप किसी मंत्रालय का मंत्री ना बता सके। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ये भी ठीक आ रहा, चलिए ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आप मंत्रिमंडल आपसे पूछ सकता है कि कौन सा मंत्रिमंडल किसके अंडर में आ रहा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो किरण रिजिजू है उनके पास कौन सा मंत्रालय है, कानून, सही है, हाँ किरण रिजिजू के पास कानून एवं न्याय मंत्री है वो। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कौन सा मंत्रालय है, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आ गए हैं, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, ये उड्डयन एवं विमान, इनके पास है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, ये कभी चौधरी अजीत सिंह के पास भी रहा था, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कांग्रेस में चौधरी अजीत सिंह उसके कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, तो ये मंत्रालय आप पढ़ ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब चलते हैं करंट की ओर। करंट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मार्च 2021 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स स्विस ओपन 2021, टूर्नामेंट का नाम है योनेक्स स्विस ओपन टूर्नामेंट 2021, इसकी विजेता महिला एकल वर्ग में कौन रही, ऑप्शन ले लो कोई बात नहीं, कैरोलिना मार्लिन, पीवी संधू, साइना नेहवाल, पोर्न पावी, चोंग योंग, ना हाँ कैरोलिना मारिन है। ठीक है, ध्यान रखना कैरोलिना मारिन है इसकी जीतने वाली विजेता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जून 2021 में, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, हाँ कार्नवाल, याद रखना कार्नवाल में हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ है, एक्सेप्टेड सवाल है, पूरी संभावना है आपके एग्जाम में आने की। तो G7 शिखर सम्मेलन जो है कार्नवाल में हुआ था। अगर पूरा नाम भी याद रखना चाहेंगे तो कार्बिस बे कार्नवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जून 2021 में सतत विकास नेटवर्क बर्समैन द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत जारी विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, हाँ ध्यान रखना है, इसे अलग अलग डिपार्टमेंट सौंप रहे, जो मैंने आपको बोली है बर्समैन स्टीफंग द्वारा है, दी गई रिपोर्ट है। इस 120वां स्थान है भारत का, भारत को इसमें 61.3 की रेटिंग मिली थी, और इसमें जो टॉप रेटिंग थी वो 87 पॉइंट समथिंग थी, 87.5 टॉप रेटिंग। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला करंट का क्वेश्चन है डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, इंपॉर्टेंट है बहुत, हाल फिलहाल में शुरू करी गई परियोजना है, वो सॉरी पूर्ण हो गई है। परियोजना का नाम है डगमारा जल विद्युत परियोजना, इसलिए इसके आने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
ये परियोजना 130.1 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये कोसी नदी पर बनाई गई परियोजना है। हाँ ठीक है, ये भी पूछ सकता है कितने मेगावाट, तो 130.1 मेगावाट बिजली जो है जल विद्युत परियोजना शुरू करी गई और नदी का नाम है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वर्ष 2021 में किसे टेपलन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? हाँ, टेपलन पुरस्कार 2021। क्या चीज? टेपलन पुरस्कार 2021 डॉक्टर जैन गुड़ाल, डॉक्टर जैन गुड़ाल को दिया गया। अब किस लिए दिया गया है जान लो। डॉक्टर जैन गुड़ाल जो है एक अच्छी पर्यावरणविद है, प्रकृति प्रेमी है, और इन्होंने जो बंदर है, चिंपांजी बंदर है, उसकी जीवन शैली पर, उसकी कार्यशैली पर एक लंबा रिसर्च करा और उनके व्यवहार का लंबा अध्ययन करा। उस पर इनकी 5 से अधिक किताबें भी हैं और इस क्षेत्र में और पर्यावरण से संबंधित क्षेत्र के लिए ये जैन गुड़ल, इन्हें जो पुरस्कार मिला जैन गुड़ल को, ये पर्यावरण के लिए दिया जा, पर्यावरण के विकास के लिए, तो इस वजह से इन्हें पुरस्कार मिला। नाम है डॉक्टर जैन गुड़ल, ये यूके की रहने वाली है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में किस वैश्विक संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने हेतु आई फैमिलिया नामक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? आई फैमिलिया ये इंटरनेशनल एक एजेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पर गायब होने वाले व्यक्तियों के लिए एक इन्होंने ये लॉन्च किया है, आई फैमिलिया नामक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है इंटरपोल द्वारा, याद रहेगा, आई फैमिलिया इंटरपोल ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, मुलाग मेडल पाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर कौन है? मुलाग। ठीक है, मुलाग ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है, उनके नाम पर ये शुरू किया गया है और इसे पाने वाला अजिंक्य रहाणे पहला क्रिकेटर है। ठीक है, आपने करंट में ठीक समझा इस बात को। जनवरी 2021 में किस मशहूर शास्त्रीय गायक संगीतकार का निधन हो गया है, जिसे जूनियर तानसेन के नाम से भी जाना जाता है? जूनियर तानसेन कहा जाता था इनको। इनकी जो डेथ हुई थी वो 17 जनवरी 2021, किताब कहती है जनवरी 2021, जो एग्जैक्ट डेट है वो 17 जनवरी 2021 को ही थी। इनका नाम है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। हाँ, अगर नोट करना चाहो कर लो, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। इनसे रिलेटेड एक सवाल आ सकता है कि ये किस घराने के थे। जितने भी गायक हैं उनका अपना एक घराना है, अपने घर से रिलेटेड जिस घराने के गायक होते हैं वो जोड़ देते हैं, तो वो घराना उनका बोलने लगता है। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का है रामपुर सैसवान घराना, रामपुर सैसवान घराना। ठीक है, एक मशहूर शास्त्रीय गायक हमारे कैराना से भी है, पास में ही हमारे पड़ता है कैराना, तो कैराना का भी एक घराना है, ध्यान रखना शास्त्रीय गायन में। तो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान की मृत्यु हुई 17 जनवरी 2021 को, रामपुर सैसवान घराना के से रिलेटेड थे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि आपको फेमस कंट्री की मुद्रा और राजधानी याद होनी चाहिए। एक एक्सेप्टेड सवाल बन सकता है, देश के सभी राज्यों की राजधानी भी याद होनी चाहिए, वहाँ से भी एक एक्सेप्टेड सवाल बन सकता है। सवाल पूछा गया, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? ठीक है, असम में गमछे को एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, वाइज एंड अदरवाइज, ये किताब है, वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ, कहता है ये किताब किसकी है? ये हाल फिलहाल में आई हुई किताब है, ये सुधा मूर्ति की किताब है, वाइज एंड अदरवाइज, याद रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ये तो आपको पता होना चाहिए, बोलो। वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है सर। ठीक है, आप इस बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, अगर आप देहरादून क्लिक कर देंगे तो वहाँ IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, जो राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी है, जो जिसमें IPS की ट्रेनिंग कराई जाती है, वो हैदराबाद में है। ठीक है, याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन ना हो कुछ। एक पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार, किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा।
विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। 8 मई को इंपॉर्टेंट है बहुत अपने आप में, 8 मई को किस रूप में मनाया जाता है? दिवस आ गया, एक दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है, के तौर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? हाँ, नागपुर को भारत का शून्य, जीरो डिस्टेंस सेंटर बोलते हैं उसको, जीरो डिस्टेंस सेंटर, शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डांस आ गया, एक डांस है यक्षगान, ये कहाँ का डांस है? हाँ, ट्रिक है, ये कर्नाटक का डांस है, आप समझ लेना। ठीक है, मैं इसकी ट्रिक करा दूंगा आपको, सारे डांस आपके हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें एक 4 क्लासिकल डांस होते हैं, एक कोई मिस है, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा है। अगर वो आ गया तो उसकी ट्रिक तुरंत याद आ जाएगी। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद करनी है, पूड़ी आधी गान करना कत्थक उत्तर। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो बस आपका काम खत्म हो जाएगा। क्लासिकल डांस की बात करना हूं, पूड़ी का मतलब है कुच्ची पूड़ी, आदि का मतलब है आंध्र प्रदेश, गान मतलब है यक्ष गान, और करना का मतलब है कर्नाटक। कत्थक, कत्थक ही है ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, ध्यान रखना। अगर कत्थक कली आ गया तो केरल चले जाएंगे आप सीधे, ध्यान रखना। कत्थक उत्तर प्रदेश का है, अगर कत्थक कली आ गया तो केरल चले जाना, वो केरल का फोक डांस है। ठीक है, ये क्लासिकल डांस की बात करा, सांस्कृतिक डांस। इसमें एक डांस और है, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ, नहीं, वो भी फोक डांस ही है, वो क्लासिकल नहीं है। मैं 4 क्लासिकल डांस की बात कर रहा आपसे। ठीक है, तो एक मुझे भी कोई याद नहीं आ रहा कौन सा होगा, वो जब याद आएगा तो बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, मिटा दूँ इसे? ठीक है, एक किताब है बहुत फेमस, भारत भारती। इसके लेखक, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त, याद रखना। इसके बाद आपकी किताब में आ जाएगा एक अनसीन पैराग्राफ हिंदी का, 2 आएंगे 5-5 क्वेश्चंस के। तो उम्मीद है कि आप पढ़ के कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी हिंदी में। तो अब चलते हैं हम मैथ्स की ओर। मिटा दूँ इसे? ठीक है, मैथ्स का एक क्वेश्चन दे रखा है, एक चार्ट आपका दे रखा है।
ये एक चार्ट आपको दे रखा है हर साल के अकॉर्डिंग। मैं पढ़ देता हूँ क्या दे रखा है। नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक कंपनी के 6 वर्ष के राजस्व करोड़ में दर्शाए गए हैं। ठीक है, दिए गए 6 वर्षों के औसत राजस्व करोड़ में बताना है। इन पहला क्वेश्चन हमारा है कि 6 वर्षों का औसत राजस्व आपको बताना है। ठीक है, तो 6 वर्षों का औसत राजस्व क्या हो जाएगा, इसको 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 जोड़ लो। ठीक है, 6 के 6 को आप जोड़ लेंगे। जब आप 6 के 6 को जोड़ेंगे तो 500 प्लस 280 प्लस 470 प्लस 650 प्लस 400 प्लस 510 और औसत निकाल के इन सबको औसत निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे। ये पूरा हो जाएगा आपका 2810। 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर लेना तो ये 468 करोड़ के आसपास आ जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 2011 से 2012 में राजस्व में कितने % कमी आई। 2011 से 2012 में राजस्व में कितने % कमी आई। देखो जरा 11 कहाँ है, 11 में था 500, 2012 में हो गया 280, दोनों का अंतर कितना हो गया 220। ठीक है, प्रतिशत कमी निकालनी है तो प्रारंभिक को लिख दो नीचे यानी 500 और गुणा कर दो 100 से, तो ये 2 जीरो कट गई, हो गया 44। तो 44% की कमी आई। बोलो समझ में आया क्या, हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2015 में राजस्व 2014 में राजस्व का कितना % है। 2015 देखो कहाँ है, 2015 ये रहा, 2015 का है 400 और वो कह रहा 2015 का राजस्व 2014 का राजस्व के 2014 कहाँ है हमारा। ठीक है, तो इसे अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए तो हम मान लेते हैं कि 2015 का राजस्व 650 का x% इज इक्वल टू 400। ठीक है, कोशिश करो अब यहीं रहो, कहीं और ना रहो, यहीं रहो अब फिलहाल। काफ़ी देर से मैं कहने की कोशिश कर रहा पर तुम बिना कहे तो मानते ही नहीं भाई। काट के हो ना, असल में तुम लोग काट के हो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इतना % आपका हो जाएगा जितना 16 का आएगा, हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2013, 14, 15 में कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों में कुल राजस्व का कितना % होगा। तो आपको 13, 14 और 15 का ऐड कर लेना है। 13, 14, 15 का ऐड कर लोगे इन तीनों साल का और इसको कुल से डिवाइड कर देंगे। कुल आया था हमारा 2810, जोड़ कर डिवाइड कर दोगे तो % निकल आएगी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2015 और 16 का कुल राजस्व 2012-13 के कुल राजस्व से कितना अधिक है। 15-16, 12-13, 12-13 ये रही और 15-16 ये रही, इन दोनों को जोड़ दो, ये है 910 और इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना बैठता है आपका 750 को 9-10 में से घटा देंगे तो अंतर निकल आएगा। ठीक है, तो पाई चार्ट का भी क्वेश्चन हो गया आपका। तो आज का जो ये आपका टॉपिक है यहीं ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। नहीं है, ठीक है, तो आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, उसे समझा और हमें ठीक ठाक फीडबैक दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।